हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, आज हम बात करने वाले हैं नोड्स के बारे में। और पिछली क्लास में हमने परमाणु में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और साथ ही जो ऑर्बिटल्स की संरचनाएं हैं, ऑर्बिटल्स की शेप है एस पी और डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करवाया। अच्छे से मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल्स की संरचनाएं कैसी कैसी होती है। और आज के वीडियो में हम नोड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और पहली बात, आपको अगर संरचनाएं पता नहीं है तो बेटा आपको पहले संरचनाएं देखनी चाहिए, कैसी संरचनाएं होती है ऑर्बिटल्स की। उसके बाद ही आपको नोड्स वाला पार्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, रदरफोर्ड जो आपके मैंने आप लोगों को बताया, रदरफोर्ड का प्रयोग अपन ने पढ़ा। उसमें रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो परमाणु है, उस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो परमाणु है, जो एटम है, उसका अधिकतम भाग वेकेंट है, एम्प्टी है, खाली है। होता है कि नहीं होता है जब अल्फा पार्टिकल सीधे अपने पथ से गुजर जाते हैं, है ना। ध्यान देने वाली बात है, रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु है उसका अधिकतम भाग खोखला होता है। और नोड्स क्या है कि जो परमाणु है, परमाणु का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, वो क्या है, नोड्स होता है। वो क्या होते हैं, नोड होते हैं। कि परमाणु का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, उसकी उपस्थिति नहीं होती है। बात समझ में आ रही। अब ये जो नोड्स होते हैं, तो नोड्स क्या है, परमाणु का वह भाग होता है, परमाणु का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है। बात क्लियर है। छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब परमाणु में वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो होगा, यानी कि वहां पर जो साई स्क्वायर है वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। साई स्क्वायर में साई क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी वेव में इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति कहां पर, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जहां पर साई जीरो होगा वो क्या है, उसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी जो है कंप्लीटली पूर्ण रूप से जीरो होती है। और वहीं जहां पर साई इज इक्वल टू जीरो होता है, वही बेटा उसका नोड होता है। बात समझ में क्लियर हो रही है बातें। चलिए, ये जो नोड होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, यानी कि परमाणु में दो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूर्णतः जीरो होती है। अब वो कौन कौन से स्थान जरा देख लो। पहला जो भाग है इसका वो है बेटा, एक आता है आपका रेडियल नोड्स, जिसे आप त्रिज्य नोड्स कर सकते हैं। रेडियल नोड यानी कि त्रिज्य नोड। इसे आप नोडल सरफेस भी कर सकते हैं। क्या है, नोडल सरफेस। अब देखिए, नोडल सरफेस को हिंदी में आप नोडल सतह कर सकते हो, ठीक है, पर ये नोडल का कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है कि रेडियल नोड उपस्थित होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। दूसरा होता है आपका एंगुलर नोड यानी कि कोणीय नोड, ठीक है, कोणीय नोड। और इसको आप नोडल प्लेन भी कर सकते हैं, नोडल प्लेन भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ऐसे स्थान होते हैं परमाणु में जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि साई स्क्वायर पूर्णतः जीरो होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अनुपस्थित होगा, उपस्थिति वहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रेडियल नोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद फिर एंगुलर नोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए रख करते हैं इसको। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियल नोड। हेडिंग लगा लो बेटा जी, रेडियल नोड यानी कि त्रिज्य नोड। क्या है आपका, सबसे पहले त्रिज्य नोड या फिर आप कह सकते हैं इसको नोडल सतह। क्या है, त्रिज्य नोड या नोडल सतह। हमने ऑर्बिटल्स की संरचनाएं देखी, जैसे कि मान के चलते हैं ये आपके पास कोई एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये आपका पी ऑर्बिटल है ना। मान के चलते हैं ये आपके एस ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है आपके पी ऑर्बिटल्स।
देखिए हमने क्या कहा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, यानी कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जो कोष होते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार एक पथ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रोटेट करते हैं, यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर नाभिक से त्रिज्या पर रोटेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कोई नाभिक है, ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल की बेटा कोई तो सरफेस होगी, इस ऑर्बिटल की बेटा कोई तो सरफेस होगी। ये क्या इस ऑर्बिटल की सरफेस है, ये क्या इस ऑर्बिटल की बेटा सरफेस होती है कि नहीं है। इसीलिए कोई ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, और ये क्या पार्ट है, ये इस ऑर्बिटल की सरफेस है। इस सरफेस को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, इस सरफेस को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इस ऑर्बिटल के अंदर ही घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस सरफेस पे तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे है, इस ऑर्बिटल के अंदर है, यहाँ पे इस ऑर्बिटल के अंदर है। बोलो है कि नहीं है सर, बात तो बिल्कुल पता ही है। तो क्या इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई से अधिक है? नहीं है। क्या है, बिल्कुल जीरो है। यही क्या है, आपका त्रिज्य नोड है, क्योंकि ये ऑर्बिटल की भी तो कोई एक त्रिज्या है। यही क्या है, नोडल सतह है, नोडल सरफेस है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूर्णतः जीरो होती है, ठीक है। ये यानी कि क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं त्रिज्य नोड को या फिर नोडल सतह को, कि ऑर्बिटल की सतह पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको वहां पर शून्य होती है, और वही क्या उसका त्रिज्य नोड है, वही उसकी क्या है, नोडल सरफेस होती है, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल के लिए ये क्या है, मान के चलते हैं इसका एक और नोड है, ये कोई एक s ऑर्बिटल है, ये 1s है, ये 1s, ये 2s। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2s के लिए कितने त्रिज्य नोड है, तो ये एक त्रिज्य नोड है। इसकी सरफेस को इस 2s के लिए काउंट नहीं करेंगे। इस 2s के लिए कितनी त्रिज्य नोड है, ये एक त्रिज्य नोड। अभी निकालेंगे कैसे, मैं आपको फॉर्मूले से भी डिराइव करवा दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसे ही p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल की भी कोई सरफेस है, ये क्या है, इस p ऑर्बिटल की सरफेस है, और इस p ऑर्बिटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, बिल्कुल जीरो। क्या है, एकदम जीरो। बात समझ में आ रही? तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं आएगा। जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर जो त्रिज्य नोड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना भी पूर्णतः जीरो होती है, ठीक है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो त्रिज्य नोड है वो काल्पनिक होगा कि इमेजिनरी होगा कि रियल होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ऑर्बिटल का ही तो पार्ट, भाई ये सरफेस है, ये ऑर्बिटल के सरफेस है, तो ये ऑर्बिटल का ही तो भाग हुआ ना, है ऑर्बिटल का ही तो भाग हुआ। तो जो ऑर्बिटल का भाग होगा वो तो रियल पार्ट हुआ ना, यानी कि त्रिज्य नोड क्या है, एक रियल नोड होता है, एक रियल भाग होता है, जो कि किसका भाग है, आपके ऑर्बिटल्स का भाग होता है, ठीक है। तो त्रिज्य नोड क्या होते हैं, ये वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं। बात समझ में आ गई? और साई इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, जीरो। साई स्क्वायर कितना होता है बेटा, यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। और त्रिज्य नोड कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल की सतह पे होते हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया, आप अपने आप से लिख लेना उसको, ठीक है। देखिए, अब किसी ऑर्बिटल के लिए त्रिज्य नोड कैसे निकालेंगे, वो सबसे जरूरी है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो त्रिज्य नोड को निकालने के लिए बेटा उसका फॉर्मूला है n-l-1। कितना है, n-l-1। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, n-l यहाँ पे +1, इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन ना एक एक ऑर्बिटल्स के लिए जो त्रिज्य नोड है उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए, मान के चलते हैं ये 1s है और ये 2s है और ये 3s है, ठीक है। तो 1s 2s और 3s के लिए आपको त्रिज्य नोड निकालना है। देखिए 1s के लिए क्या है, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, माइनस l कितना है, मैंने आपको l निकालना सिखाया पिछले क्लास में, बोलो निकालना सिखाया या नहीं निकालना सिखाया, s p d और f कितना होगा, l निकालने के लिए l-1 कर दो,
है ना। तो यहाँ पे जो एस टी डी और एफ ऑर्बिटल इसके लिए 0 1 2 और 3 ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा कि जो 1s है उसके लिए एल कितना है 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया 0 ही हुआ, फिर से क्या हो गया 0, यानी कि 1s के लिए कितना है बेटा 0। ऐसे यहाँ पे 2s के लिए देखिए 1, यहाँ पे कितना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, s के लिए l कितना है 1 है 0 है, ठीक है, माइनस 1, सही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, बिल्कुल ऐसे ही करिए 3 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। तो इस प्रकार से क्या है ये त्रिज्य नोड है। अब इसको अपन डायग्रामेट्रिकली भी समझ लेते हैं, चलिए। ऑलराइट, देखिए ये अपन ने एस ऑर्बिटल्स बना रखे हैं, इसके साथ अपन एक ऑर्बिटल और एक्स्ट्रा बना लेते हैं, ये ऑर्बिटल और ये 3s, ठीक है। तो मान के चलते ये 1s है, ये 2s है और ये क्या है आपके 3s, ठीक है। तो देखिए वहां पे देखिए 1s के लिए कितने त्रिज्य नोड है 0 त्रिज्य नोड है, ठीक है। यहां पे भी क्या है त्रिज्य नोड, ठीक है। हर ऑर्बिटल के सरफेस पे एक त्रिज्य नोड उपस्थित होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए इस 1s के लिए कितने त्रिज्य नोड है, ये 1s है, इसके लिए तो कोई त्रिज्य नोड नहीं है। 2s के लिए कितने त्रिज्य नोड है, ये एक, इस 2s ऑर्बिटल के लिए ये एक त्रिज्य नोड हो गया। इस 3s के लिए कितने त्रिज्य नोड है 2 है, तो ये 3s है, एक त्रिज्य नोड ये वाला हो गया, एक त्रिज्य नोड ये वाला हो गया। तो 3s के लिए 2 होंगे, 2s के लिए 1 होगा और 1s के लिए 0 होगा। ऐसे अगर आप 4s लेंगे तो उसका भी आप निकाल सकते हो, 3 आ जाएंगे। और चलो बेटा, हाँ एक बात एक और कि अगर n का मान बढ़ा दिया जाए, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हम बढ़ा रहे हैं, जैसे कि 1s 2s और 3s, जैसे कि 1 2 और 3, तो क्या त्रिज्य नोड भी बढ़ेगा सर, कैसे बोलो कैसे। देखिए जब हम नाभिक से दूर जा रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ रही है, और त्रिज्या बढ़ रही है दैट मींस त्रिज्य नोड भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसके जो स्फेरिकल पार्ट है उसके सरफेस एरिया भी तो क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है ना। तभी तो जो त्रिज्य नोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के त्रिज्य नोड। और त्रिज्य नोड को अपन nr से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है आपका n, यानी कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nr, इसको nr से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, फटाफट से इसको नोट करो और उसके बाद चलते हैं अपन अपना जो नेक्स्ट नोड कौन सा है बेटा, एंगुलर नोड, या फिर हम क्या कर सकते हैं नोडल प्लेन, ठीक है। चलिए रब करें। ऑलराइट, अच्छा पी ऑर्बिटल के लिए आप निकाल सकते हो नोड्स, फटाफट से मेरे को बताओ। ये आपका 2s है, ये 3s है, इसके लिए आप नोट्स निकाल के दिखाइए। सॉरी 2p और 3p, इसके लिए आप नोट्स निकाल के बताइए। चलिए पुश करिए और पहले आपको निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इनके लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए l माइनस 1 क्या होगा 2 माइनस 1 माइनस 1, ऑलराइट। तो इसके लिए कितना हो गया 0 माइनस 1 कितने, ये दोनों क्या हो गए, ठीक है 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे आप 3p के लिए निकालिए, कितना आएगा 3 माइनस 1 कितना आएगा 1, ठीक है। यानी कि 2p के लिए कितने त्रिज्य नोड है 0, और 3p के लिए कितने त्रिज्य नोड है अपन डायग्राम में भी देख लीजिए। ये मान के चलते हैं आपके बड़ा बनाते हैं, ये आपका 3p है और ये है आपका 2p, ठीक है। इस 2p के लिए देखिए सरफेस पे क्या है, इस सरफेस में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा, बोलो ना सर, बिल्कुल बात तो सही है। ये है आपका 2p और ये है आपका 3p। तो देखिए 2p के लिए तो कोई त्रिज्य नोड नहीं, 3p के लिए ये एक त्रिज्य नोड है। ऐसे ही आप 4p के लिए निकालिए, तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी ऑर्बिटल के लिए त्रिज्य नोड निकाल सकते हैं, क्या त्रिज्य नोड की संख्याएं होंगी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। चलिए रफ करें। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं अपना जो नोडल प्लेन है वो, यानी कि
एंगुलर नोड। देखिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा एंगुलर नोड, यानी कि कोणीय नोड। कोणीय नोड यानी कि नोडल सतह, सॉरी नोडल प्लेन, ठीक है, यानी कि तल। देखिए नोडल प्लेन क्या होता है, कोणीय नोड क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल से जो न्यूक्लियर एक्सिस निकलेगी, यानी कि हम यहाँ से कोई ऐसा प्लेन पास करवाएं जो कि न्यूक्लियस से होता हुआ गुजरे, जो कि न्यूक्लियस से होता हुआ गुजरे इस प्रकार से, ठीक है। ये प्लेन क्या होगा, न्यूक्लियस से होते हुए निकलेगा। तो ऑर्बिटल का वह भाग जहां से न्यूक्लियर एक्सिस निकलती हो, उस वाले भाग पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे कि p ऑर्बिटल है, तो इस वाले भाग में क्या होगा बेटा, आपका नोडल प्लेन होगा, कोणीय नोड होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि साई स्क्वायर, वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये भी क्या है, आपके किसी ऑर्बिटल का जो नोडल तल है वो है, ठीक है। और ये काल्पनिक प्लेन होता है, रियल नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है, आपका काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, यानी कि ये ऑर्बिटल का भाग नहीं है, ये ऑर्बिटल यानी कि आपके कक्षक का भाग नहीं होते, ठीक है। अच्छा, जो कोणीय नोड है बेटा, इस कोणीय नोड को कैसे निकालेंगे? कोणीय नोड को निकालने के लिए आपको क्या करना है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका n फाई। ये क्या है आपका n फाई, इसको n फाई से रिप्रेजेंट करते हैं n फाई, ठीक है। यानी कि L के मान के बराबर होता है आपका कोणीय तल, यानी कि नोडल प्लेन, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं L और ये इधर है आपका n फाई, ठीक है, n फाई S P, ये आपका S P D और F ऑर्बिटल्स है, इसके लिए L का मान 0 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो आपका कोणीय नोड होगा, नोडल प्लेन होगा, वो भी कितना है, 0 1 2 और 3। यानी कि S ऑर्बिटल के लिए कोणीय तल कितना होगा, 0, P ऑर्बिटल के लिए कितना होगा, 1, B ऑर्बिटल के लिए 2 और F ऑर्बिटल के लिए 3। हम इनकी स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, चिंता ना करिए आप, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं और समझते हैं कि ये जो p ऑर्बिटल मैंने आपके सामने बना रखा है, p ऑर्बिटल्स कौन कौन से, px py और pz, तीनों में एक ही प्लेन, एक क्या होगा, देखिए px py और ये आपका pz, ये x एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है। देखिए ये वाला जो प्लेन है आपका z, ये है आपका y और ये इधर है आपका z, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन सा न्यूक्लियर एक्सिस जो है, इसका जो नोडल प्लेन है वो कौन सा है, जो x नाभिक से गुजर रहा होगा वही होगा। यानी कि देखिए ये जो PYX है, PYZ प्लेन जो है वो न्यूक्लियस से गुजर रहा है, बोलो ना। तो ये क्या है आपका, इस p ऑर्बिटल का नोडल प्लेन है। ऐसे ही आप इस ऑर्बिटल के लिए भी निकाल सकते हो, ये px, ये आपका py है, ये x इधर ले लिया अपन ने, और ये है आपका इसका, ठीक है, और ये है आपका z। तो इसके लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा बेटा, pyz होगा, pxz होगा, ठीक है, pxz होगा, xz, ठीक है। ऐसे ही pz के लिए क्या निकालेंगे आप, ये z, ये x और ये है आपका z ऑर्बिटल ऐसे। तो ये है आपका y और x प्लेन जो कि किससे निकलेंगे, न्यूक्लियस से होकर के निकलेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा प्लेन हो गया, कौन सा नोडल प्लेन हो गया, ये हो गया बेटा आपका PYX नोडल प्लेन, ठीक है। तो ये हर एक ऑर्बिटल के लिए देखिए, ये PX है, PX PY और PZ। तो हर p ऑर्बिटल के लिए, हर p ऑर्बिटल के लिए कितना नोडल प्लेन है, इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी केवल एक है और इसके लिए भी केवल एक नोडल प्लेन है, ठीक है। अब देख ले d ऑर्बिटल के लिए अपन देखते हैं, ये तो काफी आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। d ऑर्बिटल के लिए जो है हम देखते हैं कि जो हमने d ऑर्बिटल में के लिए नोडल प्लेन्स निकाले वो कितने हैं।
दो है, यानी कि हर ऑर्बिटल के लिए दो नोडल प्लेन्स होंगे, दो एंगुलर प्लेन होंगे। देखिए अब निकालेंगे कैसे, दो एंगुलर नोड होंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए मान के चलते हैं ये आपका कोई ऑर्बिटल है dxy, ठीक है, dxy, ये आपका अक्ष और ये आपका y। ऑलराइट, देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऑलराइट, इसके लिए निकालेंगे कैसे एंगुलर मोमेंट? देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए कौन कौन सा होगा, p अक्ष z और p y z, ये दो प्लेन्स होंगे जो कि न्यूक्लियस से होकर के गुजरेंगे और इस प्लेन पे कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए दो एंगुलर मोमेंट है, p अक्ष z और p y z, ठीक है। निकालोगे कैसे? देखिए एक अक्ष यहाँ से पकड़ लो, एक y यहाँ से पकड़ लो, और बचा हुआ कौन सा आपका एक्सिस है, z एक्स, इसके पीछे z लगा दो, इसके पीछे z लगा दो, बस सिंपल सा है, याद हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया कैसे बना? कभी पूछ ले आपसे तो फिर ऐसे देखना ही है कि सर कैसे बनाए, नहीं 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 सर नहीं बना पाएंगे, बना देना, ठीक है। देखिए ऐसे ही p अक्ष y बन गया p y z, ठीक है। इसके लिए अगर सॉरी dy z है, dy z, इसके लिए निकाल के बताइए बेटा, निकालिए जरा, क्या होगा, y z और x एक्सिस इधर ले लीजिए, ठीक है। क्या होगा इन दोनों के बीच में, इस प्रकार से, ये वाला इस प्रकार से। तो यहाँ पर नोडल, ये भी देखिए गलती हो गई ना बेटा, ये D है और ये भी D है, ठीक है। इसके लिए नोडल प्लेन क्या है, dy dz, बचा हुआ कौन सा एक्सिस है, x x, ठीक है। dxy या फिर dyx और dzx, ठीक है। ये दो नोडल प्लेन हो गए इस वाले ऑर्बिटल के लिए। तो ऐसे ही आपका तीसरा ऑर्बिटल भी होगा, उसके लिए बनाइए, क्या बनेगा आपकी, d अक्ष z, सिमिलरली ये अक्ष हो गया आपका, ये y एक्सिस z एक्सिस हो गया, और अक्ष y एक्सिस आपके ऊपर की तरफ प्लेन में, ठीक है, अबव द प्लेन, ठीक है। इसके लिए निकालिए d अक्ष dz, ये है आपका y और ये है आपका y, ठीक है। तो ये दो प्लेन हो गए इसके लिए, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं आपके d अक्ष स्क्वायर, y स्क्वायर और आपके जो है dz स्क्वायर, ठीक है। इनके लिए कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, इनके लिए एंगुलर हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए कोई नोडल प्लेन नहीं होते, ठीक है। ऑलराइट, सो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना। चलिए इनको एक बार आपको समरी को जो है एक टेबल में मैं आपको लिखवा दूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद करने में एक पेज पे आपके पास आ जाए, ठीक है, याद करने में आपको आसानी रहे। देखिए ये p ऑर्बिटल है, इसके लिए कौन कौन से, px py और pz। तो इसके लिए जो n5 होगा वो कितना कितना कौन कौन सा होगा बेटा, देखिए nyz सॉरी pyz pz अक्ष और p अक्ष y, ऑलराइट। अब हम देखते हैं डी ऑर्बिटल के लिए, एस के लिए तो होता ही नहीं है ना। डी ऑर्बिटल के लिए कितने कौन कौन से ऑर्बिटल जरा लिखिए, d अक्ष y, dy z, d अक्ष z, d अक्ष स्क्वायर y स्क्वायर और d z स्क्वायर, ऑलराइट। इन दोनों के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। इनके लिए कितने कितने होते हैं, दो दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा, d अक्ष, इधर लिख लो d अक्ष, साथ में क्या है z, dy साथ में है z, ठीक है। dy dz सॉरी अक्ष और अक्ष, d अक्ष dz y और y, ठीक है। बनाना आगे अच्छे से। अब आपको कहीं से लेकर के कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहीं से भी अगर आप पूछ ले कि d अक्ष z के लिए कितने नोडल प्लेन होंगे, कौन कौन से नोडल प्लेन होंगे, तो आपको बता देना चाहिए, ठीक है। अब पूछ ले d z के लिए बताइए, तो क्या कर दो, d अक्ष और z अक्ष और z, बचा हुआ जो प्लेन है कौन सा है, y एक्सिस, ठीक है, लगा दो, बन गया, ठीक है। सो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि नोडल प्लेन क्या होते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।